हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रांस की क्रांति। किस तरह से फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को पलट कर रख दिया था, आज हम उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसकी सामान्य जानकारी का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था बच्चों। आज हम ये देखेंगे कि दुनिया जो थी वो पूरी दुनिया को पलट देने वाली जो क्रांति कहलाती है वो फ्रांस की क्रांति कहलाती है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना का विकास करने वाली क्रांति कौन सी है, वो फ्रांस की क्रांति कहलाती है बच्चों। फ्रांस की क्रांति का हम अध्ययन करेंगे कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, फ्रांस की क्रांति की घटनाएं कौन सी थी और जो राजा लुई 16वां था उसका क्या हश्र हुआ था। इन सभी घटनाओं का विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम। और चर्चा का विषय रहेगा फ्रांस की क्रांति। सबका ध्यान रहेगा बोर्ड पे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ है ये सिचुएशन, ये कौन सी जगह है, ये फ्रांस है। फ्रांस के यहाँ बिल्कुल जो जगह है ये स्पेन कहलाता है। स्पेन के यहाँ ये कौन सी जगह है, ये पुर्तगाल है, जहाँ से नाविकों ने भारत की खोज की थी। नाविकों ने यहाँ भारत की खोज, यहाँ के नाविकों ने कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। दक्षिण भारत में कैप ऑफ गुड्स की खोज बार्थोलोम्यू ने की थी। और इसी तरह ब्राजील की खोज पैड्रो कार्बिल ने की थी। मैगलन जो था उसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। फ्रांस की क्रांति 1789 का ये समय काल रहेगा और 1793 में इसका इंतकाल रहेगा। फ्रांस की क्रांति के कारणों में सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के कारण में आर्थिक कारण से कौन से कारण उत्पन्न होते हैं, सामाजिक कारण उत्पन्न होते हैं। और सामाजिक कारण से कौन से कारण उत्पन्न होते हैं, राजनीतिक कारण उत्पन्न होते हैं। और राजनीतिक कारण उत्पन्न होते हैं और राजनीतिक कारण उत्पन्न होने के बाद हम देखेंगे कि क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले हम जो है सामाजिक कारणों की बात करें। आर्थिक कारणों की, समाज के अंदर जो सामाजिक सिस्टम होगा, सामाजिक सिस्टम में क्या रहेगा, समाज के अंदर 3 वर्ग होते हैं। कितना, 1, 2 और 3। पहला वर्ग कौन सा था, दूसरा वर्ग कौन सा था और तीसरा वर्ग कौन सा था। जो पहला वर्ग जो था वो पादरी का वर्ग कहलाता था। इसी पादरियों के वर्ग को प्रथम स्टेट्स कहते थे। इसको क्या कहते थे, प्रथम स्टेट्स कहते थे। दूसरा वर्ग जो था उसको द्वितीय स्टेट्स कहा जाता था, द्वितीय स्टेट्स कहते थे। और तीसरा जो था वो तृतीय स्टेट्स कहलाता था। अब समाज में जो प्रतिक्रिया होती है कि पहला वर्ग जो है, दूसरा वर्ग है और तीसरा वर्ग, कितने वर्ग है यहाँ पे, 3 वर्ग है। पादरी प्रथम स्टेट है। अब यहाँ हम बात करेंगे बच्चों कि जो ये पहला वर्ग है, दूसरा है, तीसरा है, इनमें जो आपस में जो कनेक्टिविटी होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक भारी तनाव होता है। और फ्रांस की क्रांति हम देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फ्रांस की क्रांति है ये वास्तव में ये क्या है। तो यहाँ फ्रांस में एक महल होता है और वो महल, ये एक महल है बच्चों, वर्साय का महल। यहाँ वर्साय का महल है। वर्साय के महल, फ्रांस की राजधानी कौन सी है, पेरिस। और यहीं पेरिस में एक दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना, बास्तिल का दुर्ग बना है। ये इसको कौन सा दुर्ग कहते हैं बच्चों, ये बास्तिल का दुर्ग कहलाता है। अब बास्तिल के दुर्ग की घटना कब होती है और इसकी डेट क्या रहती है, क्रांति की डेट क्या रहती है। इस क्रांति की डेट रहती है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 इसकी डेट रहती है। अब यहाँ पर ये जो क्रांति होती है वो, इसका एक झलक हम देखेंगे। पहले हम कारणों का वर्णन करने से पहले इसकी एक झलक हम देखेंगे कि जो वास्तव में जो ये बास्तिल के दुर्ग की घटना थी, ये फ्रांस की क्रांति थी क्या। तो इसको मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चों, जैसे फ्रांस का एक राजा था, लुई 16वां, अत्याचारी था, निरंकुश शासक था। उसकी जितनी बुराइयां करें उतनी कम है। उसके समय में राजकोष खाली हो गया था। उसकी रानी जो थी मेरी एंड्रोइन, उसकी रानी का नाम था, वो भी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। पूरी जनता त्राही कर रही थी, जनता में जीविका संकट उत्पन्न हो गया था। तो इन सब वजह से
जो जनता थी, फ्रांस की जनता कहाँ आ गई थी, रोड के ऊपर आ गई थी बच्चों। उसमें करीबन महिलाएं पुरुष सारे जो थे रोड के ऊपर आ गए थे, पाव रोटी की मांग कर रहे थे कि हमें पाव रोटी चाहिए, पाव रोटी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो थी फ्रांस की, जो लुई 16वां जो था, उसने कीमतों को बढ़ा दिया था और कीमतें इतनी बढ़ा दी थी कि उन कीमतों को पैसा है नहीं, पाव रोटी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जीवन अब संकट में आ गया, अब क्रांति के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। इस सब सिचुएशन की वजह से क्या होगा बच्चों, जो बास्तिल का दुर्ग जो था उसको चारों तरफ से घेर लिया था और ये बास्तिल का दुर्ग पूर्वी भाग में है। ये यहाँ सेना जो थी उसने राजा लुई 16वां जो राजा था उस राजा ने कहा, वहाँ उस मार्केट के अंदर सेना प्रवेश हो गई थी और जनता जो थी वो चारों ओर से उसको घेर लिया और जो द्वार जो था वहाँ पे कमांडर जो था वहाँ का, उस कमांडर की हत्या कर दी जनता ने। हत्या करने के बाद वहाँ जेल में जो कैदी थे उन कैदियों को, सब कैदियों को आज़ाद कर दिया था। और आज़ाद करने के बाद क्या हुआ बच्चों, वो बास्तिल का दुर्ग जो था, जनता जो थी इतनी क्रोधित थी, इतनी गुस्से में थी, इतने सारे लोग थे, लगभग ये जो है 7,000 लोग थे बच्चों। कितने लोग थे, 7,000 लोग थे। इन्होंने बास्तिल के दुर्ग को ढा दिया। बास्तिल के दुर्ग के अंदर के जो स्मृति चिन्ह थे वो सारे चिन्ह लेके और बाजार के मार्केट में, सॉरी बाजार के अंदर जो था उस बाजार में सारे स्मृति चिन्ह को ले जाके बेच दिए थे और उनकी कीमत जो आई थी वो उस पैसे से उन्होंने पाव रोटी खरीदी थी और फिर वो उस पैसे उसी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये इतना एक क्रांति हो गई थी ये फ्रांस के अंदर। यही क्रांति जो है वो नागरिकों के अधिकारों को लेकर आई थी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को लेकर आई थी। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, फ्रांस की क्रांति कहते हैं। अब ये सिर्फ क्या वजह रही थी, क्या इसमें ऐसे कारण रहे थे जिस वजह से ये फ्रांस की क्रांति जो थी वो उभर कर सामने आई थी, तो उसका हम अध्ययन करेंगे कि वो कारण क्या रहे थे जिसकी वजह से लोगों ने इतना बड़ा फैसला किया था। लुई 16वें की सत्ता को समाप्त करने का फैसला उन्होंने कर लिया था और पादरी लोगों को, सामंतों को सबक सिखाने का, जनता जो थी वो रोड पे उतर गई थी। सरकार का पतन हो गया था, सरकार जो है गवर्नमेंट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। ये 14 जुलाई की बात है बच्चों, आपको ये तारीख आपको हमेशा माइंड के अंदर याद रखनी है। 14 जुलाई 1789 का डे होता है और उस डे जो है बास्टिल का दुर्ग का नाम क्या होता है, बास्टिल का दुर्ग होता है। पेरिस में आतंक होता है। बास्टिल का दुर्ग जो होता है ये कहाँ पर है, ये पेरिस जो राजधानी है इसके बिल्कुल पास में होता है। इस दुर्ग का नाम भी क्या है, बास्टिल का दुर्ग है। हम यहाँ कारणों की चर्चा कर रहे थे, आर्थिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है। सबसे पहले हम इनके राजनीतिक कारण को डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से यहाँ फ्रांस में क्रांति हुई थी। हमने क्रांति की झलक को एक बार देख लिया था कि जो बास्तिल का दुर्ग था और डे जो होता है वो 14 जुलाई का डे होता है। अब हम जो है कारणों के अंदर पहला कारण ले रहे हैं, यहाँ पे राजनीतिक कारण की चर्चा करेंगे कि राजनीतिक कारणों के अंदर सबसे पहला कौन, लुई 16वें का नाम आता है बच्चों। किसका नाम आता है, लुई 16वां, सॉरी लुई 14 आएगा, फिर लुई 15 आएगा और लुई 15 के बाद में कौन आएगा, लुई 16 आएगा। ये कौन है, ये फ्रांस के सम्राट होते थे। और फ्रांस के लुई जो 14 जो था, इसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। ये कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही, मेरे ऊपर कोई नहीं है, किसी की नहीं चलती, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ और मैं, भगवान ने मुझे भेजा, मेरी इच्छा ही मेरा कानून है। ये कहने वाला कौन था, ये लुई 14 था। लुई 14 ने ये कहा था 1643 ईस्वी में ये आया था और 1643 से 1715 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। 1715 से 1774 किसका शासनकाल रहता है, लुई 15 का रहता है। 1774 से और फिर 1774 से 1793 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहेगा, 1793 ईस्वी तक रहता है लुई 16वें का। और लुई 16वां क्रांति की घटना कितनी तारीख को होती है, 14 जुलाई 1789 की होती है। तो यहाँ पहले नंबर पे लुई 14 है, लुई 15 है और लुई 16 है। ये फ्रांस के 3 होते हैं यहाँ पे। अब पहले की हमने विशेषता बताई थी, लुई 14वां जो था वो कौन था बच्चों, इसने कहा कि मैं ही कानून हूँ और मेरी ही यहाँ चलती है, मैं ही सत्ता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ लुई 15 ये कहता है बच्चों, लुई 15
एक विलासितापूर्ण था, पूरा इसका जीवन जो था विलासिता में निकला था। इसकी विलासितापूर्ण जीवन में ही इसने अपना समय गुजार दिया था। इसके समय में कोई वास्तव में कोई बड़े कार्य नहीं किए थे इसने। लुई 16वें के समय इसने भी अपना अधिकांश समय, जो इस समय कौन कौन सी घटना हुई थी, इस समय ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी मामला उत्पन्न हुआ था, जिसमें किसने हस्तक्षेप किया था? फ्रांस के राजा लुई 16वें ने हस्तक्षेप किया था। सप्तवर्षीय युद्ध भी चल रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध किससे संबंधित है बच्चों? ये सप्तवर्षीय युद्ध भारत में भी जब कर्नाटक के जो 3 युद्ध हुए थे, उनमें जो सप्तवर्षीय युद्ध भी एक कारण रहता है। एलाश पलाशे की संधि से ही प्रथम जो युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध में भी इसने फ्रांस ने हस्तक्षेप किया था। और फिर आता है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ये किसका स्वतंत्रता संग्राम है बच्चों? ये 1776 में स्वतंत्रता संग्राम होता है। 74 में ही ये फ्रांस जो है लुई 16वां ने इनको हेल्प की थी। और अमेरिका जो है बच्चों, यहाँ ये इस टाइप से अमेरिका के अंदर 1776 में जो स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, यहाँ पर लुई 16वें ने यहाँ हेल्प की थी। लुई 16वें ने यहाँ पर सेना भेजी थी। तो यहाँ जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। ये यहाँ देखिए, यहाँ अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे अमेरिका में। ये 13 उपनिवेश थे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 उपनिवेश थे। और यहाँ अमेरिका में ये सब जगह फैले हुए थे। यहाँ फ्रांस के भी कुछ उपनिवेश थे। फ्रांस का भी यहाँ कुछ हित था। तो लुई 16वां जो था बच्चों, लुई 16वें ने यहाँ अमेरिका की स्वतंत्रता करवाने के लिए इसने अपने यहाँ से एक सेना भेजी थी। अब अमेरिका एक गुलाम था और वो गुलाम देश था। ये किसके खिलाफ गुलाम था? ऐसे जिस तरह से यहाँ अंग्रेजों ने भारत को गुलामियों की जंजीरों में जकड़ लिया था, और जिस तरह से यहाँ भारत जो था वो गुलाम देश था यहाँ। और भारत के जो उदारवादी और उग्रवादी नेता आए थे, सुभाष चंद्र बोस आया था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस है, गोपाल कृष्ण गोखले है, दादा भाई नौरोजी है। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा के आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। सांप्रदायिक समस्या, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। ये अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए सारी राजनीति चल रही थी। इसी प्रकार से अमेरिका में भी जो ये जगह है, यहाँ पर अंग्रेज आ गए थे बच्चों। और अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया था। वो कौन था? वो अंग्रेज कौन थे? वो आप सबको पता है। ये ब्रिटेन के अंग्रेज थे, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के ऊपर हुकूमत चलाई थी। या इंग्लिश चैनल पार करके आना पड़ता था। ये इंग्लैंड जो था 3 प्रायद्वीपों से घिरा हुआ, 3 और समुद्र है। यहाँ पे समुद्र है। इस इंग्लैंड पर, इस ब्रिटेन पर, इसको यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। यहाँ पर हमला करना आसानी से असंभव था। इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि हर कोई देश जो था वो ब्रिटेन पर हमला करने का हिम्मत नहीं करता था। हिम्मत करने वाला केवल एक ही था, जर्मनी का हिटलर, तानाशाह हिटलर जो था, उसने यहाँ ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड की लंदन, राजधानी लंदन जो थी, वहां पे बम गिरा के और लंदन को तहस नहस करने वाला केवल एक ही था, वो हिटलर था। और वो तानाशाह था। और तानाशाह कौन था? हिटलर था बच्चों। यहाँ यही जो था इंग्लैंड, इसने बहुत सारे उपनिवेश बनाए थे। इसने भारत को भी एक उपनिवेश बना लिया था, भारत को भी गुलाम बना लिया था। इसी तरह अमेरिका के 13 उपनिवेशों को गुलाम बनाया था। अब ये 13 उपनिवेश इन अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद होना चाहते हैं। ये निरंतर संघर्ष कर रहे थे। अमेरिकन लोग निरंतर संघर्ष कर रहे थे। लुई 16वां ने हेल्प की और सेना भेज दी थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फ्रांस के भी उपनिवेश थे यहाँ पे, और फ्रांस ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अंग्रेज तुम्हें यहाँ स्वतंत्रता दिलाऊंगा। और फिर लुई 16वें ने क्या किया था बच्चों? इसने कर्जा लिया था। और वो कितना? 10 लिब्रे का कर्जा होता है। वो
10 लिब्रे ये फ्रांस की मुद्रा होती थी और 2 लिब्रे जो था वो पहले से इस पे कर्जा था। और इस तरह से लुई 16वें के शासन काल में जो राजकोष था वो खाली हो गया था। अब राजा के पास भी कुछ भी पैसा नहीं बचा था, मुद्रास्फीति का संकट आ गया था, पाव रोटी महंगी हो गई थी, लोगों का जीवन चलाना मुश्किल हो गया था, लोगों को खाने के लिए रोटी नसीब नहीं हो रही थी, रोड के ऊपर आ गए थे। पेरिस की सड़कों पर लोग कह रहे थे रोटी दो, पाव रोटी चाहिए हमें। महिलाएं वहां पर आ गई थी, महिलाएं वहां पर, पुरुष वहां पर आ गए थे। बास्टिल के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया था। बास्टिल के दुर्ग में जो स्मृति चिन्ह थे वो सारे चिन्ह उतार लिए थे और पेरिस के मार्केट में ले जाके उन सबको बेच दिया था। इतनी फ्रांस की हालत खराब हो गई थी कि जो राजा जो था ना, राजा का और जो सेना जो थी वो भी अब जनता के साथ मिल गई थी। ये वही कंडीशन है बच्चों, ये लुई 16वां का इतिहास है। और लुई 16वां और इसकी पत्नी जो थी वो विलासिता का जीवन जी रहे थे। तो ये जो राजनीतिक कारण कहलाता है, ये कौन सा कारण कहलाता है? राजनीतिक कारण कहलाता है। अब आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक होता है टाइद, एक टाइद होता है और एक दूसरा होता है बच्चों टाइल। यहाँ देखिए टाइल में एक टाइद होता है, एक टाइल होता है। सर ये टाइद क्या होता है और ये यहाँ टाइल क्या होता है? सर हमको ये आप एक बार जरूर बताइए सर कि हमें इनमें अंतर क्या होता है। तो यहाँ ध्यान से सुनिए बच्चों, टाइद किसको कहते हैं, टाइल किसको कहते हैं? यहाँ टाइद का मतलब होता है धार्मिक टैक्स कहलाता है। ये धार्मिक टैक्स कौन लेता है सर? ये धार्मिक टैक्स पादरी लोग लेते हैं। ये सामंत लोग जो है वो किसानों से वसूल करते हैं। और इसके अलावा कुलीन वर्ग जिनके पास अपनी जमीन होती है, जिनके पास अपना मकान होता है, जिनका खुद का बिजनेस होता है, जिनके बड़े बड़े फॉर्म होते हैं और जिनके पास लाखों रुपए आते हैं एक ही दिन में, ऐसे लोग जो थे वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं। यही पादरी है, सामंत है, कुलीन वर्ग है। ये कुलीन वर्ग ये टाइद वसूल करते थे। जो किसान जो होता था वो किसान कृषि करता था और कृषि का 10वां भाग कौन इनको जमा कराना पड़ता था। यहाँ पे पादरी का मतलब चर्च में जमा होता था ये धन चर्च, इसी को टाइल कहते थे। और यहाँ देखिए टाइल का मतलब होता है बच्चों प्रत्यक्ष टैक्स होता है। ये क्या होता है यहाँ पे? ये प्रत्यक्ष टैक्स होता है। सर आप ये बताइए कि हमें प्रत्यक्ष टैक्स क्या होता है? प्रत्यक्ष टैक्स का मतलब होता है बच्चों डायरेक्ट, जो हम सीधा राजा को जो टैक्स हम देते हैं वो प्रत्यक्ष टैक्स कहलाता है। टाइल जो है वो यहाँ फ्रांस में जनता पर कई प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, वो सीधे ले जाके राजा को ही देने पड़ते थे। वो टाइल और प्रत्यक्ष टैक्स कहलाता था। तो टाइल और टाइल ये आर्थिक कारण में हमने ये समझ लिया है कि ये आर्थिक कारण थे। अब हम यहाँ देखेंगे कि अप्रत्यक्ष टैक्स भी लिए जाते थे, जो जनता को अपनी आय का 80% भाग देना पड़ता था। अब क्या 20% में ही वो अपना खर्चा चलाएगा? 20% में क्या उसको अपने पूरे बाल बच्चों का एजुकेशन होगा? उसका क्या वो कहाँ से रोटी खाएगा, कहाँ से वो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करेगा? किस तरह जो है वो अपने परिवार में अपने माता पिता बच्चे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी को कैसे संभालेगा? ये फ्रांस में इस तरह की जीविका संकट वाला जो माहौल उत्पन्न होता है, इससे इस क्रांति से जो पूरे विश्व ने बदल दिया था, पूरे विश्व के अंदर एक भावना आई थी कि अब कोई जो है बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, सबके साथ इक्वलिटी का व्यवहार, समानता का व्यवहार किया जाएगा। समानता, सब लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार होगा, सब लोगों में एक भाईचारा, एक बंधुत्व होगा। ये क्रांति ने जहां जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट गया था बच्चों, वहीं पर उसने वहां के देश के लोगों में एक राष्ट्रीय भावना का प्रचार उत्पन्न किया था कि जहां उस देश के अंदर राजतंत्र खत्म हो गया था, लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी। ये जो है ये फ्रांस की क्रांति है बच्चों, जिसने पूरे इतिहास को, पूरी दुनिया को पलट के रखा था। यहाँ तक हमने देखा बच्चों टाइल है और टाइल है। टाइल है 80% यहाँ इनको देना होता था, इसीलिए क्रांति प्रारंभ होती है। अब इसका तात्कालीन कारण क्या रहता है उसको हम ध्यान करेंगे कि इसका तात्कालीन कारण क्या रहता है। क्रांति का जो फ्रांस की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या रहेगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था इसमें 3 स्टेट्स होते हैं। पहला स्टेट कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा स्टेट कौन सा है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, पहला स्टेट, दूसरा और तीसरा। पहला स्टेट जो है उसमें कौन आते हैं? पादरी आते हैं इसमें। दूसरे में कुलीन वर्ग आएगा और तीसरे में कौन आता है बच्चों? तीसरे में जनसाधारण लोग आते हैं। जनसाधारण में भी कौन कौन लोग हैं?
जनसाधारण में किसान भी हैं, इसमें शिक्षक भी आएगा और इसके अंदर डॉक्टर भी आएगा। यहाँ पे डॉक्टर आता है, यहाँ पे वकील भी इसी में आएगा। अधिकार विहीन लोग इसमें आते हैं। इसमें कौन आता है बच्चों? अधिकार विहीन लोग। यहाँ कुलीन वर्ग कौन है? कुलीन जो उच्च घराने के लोग होते हैं वो कुलीन वर्ग के लोग कहलाते हैं। पादरी, चर्च के जो सदस्य होते हैं, चर्च का पादरी होता है, यहाँ के मंत्री होते हैं, यहाँ जो धार्मिक शिक्षक होते हैं वो सब चर्च। ये पहला इसको प्रथम स्टेट्स कहते हैं। इसको फ्रांस में क्या कहते हैं? प्रथम स्टेट्स। इसको द्वितीय स्टेट्स, इसको तीसरा स्टेट्स कहा जाता है। कितने स्टेट्स कहा जाता है? अब राजा लुई 16वां का अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको व्याख्यान किया था और व्याख्यान में मैंने ये बताया था कि राजा का राजकोष खाली हो गया था, मुद्रास्फीति बिगड़ गई थी, किसी के पास खाने को और मौज मस्ती करने के लिए मुद्रा नहीं थी, पैसा नहीं था, पैसा अब कर्जे में डूब गया था। फ्रांस अब कर्जे में डूब गया फ्रांस। ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? अब कोई भी जनता पर कोई नया टैक्स लगाएगा तो उसको अनुमोदन लेना पड़ता था। उसको जो है प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट और तृतीय स्टेट्स, यानी पहली और दूसरी स्टेट्स में राजनीतिक संस्था थी बच्चों। कौन सी संस्था थी? एक राजनीतिक संस्था थी। तो यहाँ स्टेट जनरल की 5 मई 1789, कौन 5 मई 1789 का डे था। ये डे 5 मई का था, 1789 का था। और यहाँ स्टेट्स जनरल का एक मीटिंग की गई थी। किसकी मीटिंग की गई थी? स्टेट्स जनरल की मीटिंग की गई थी। और इसमें प्रथम स्टेट्स और दूसरे स्टेट्स, एक तो प्रथम स्टेट्स था, एक दूसरा स्टेट्स था। ये पहला है और ये दूसरा है। तो यहाँ इसको ध्यान से समझना है कि वास्तव में ये स्टेट्स जनरल क्या है। स्टेट्स जनरल का मतलब होता है, इसकी तारीख मैंने आपको कितने बजे बताई बच्चों? 5 मई 1789 में ये स्टेट्स, यहाँ देखिए प्रथम स्टेट्स है और सेकंड स्टेट्स है। 5 मई 1789 को यहाँ पर स्टेट्स का एक सभा का आयोजन किया गया था। उसमें प्रथम स्टेट्स था और दूसरा स्टेट्स था। अब यहाँ बच्चों ये स्टेट्स का मतलब क्या होता है? एक राजनीतिक संस्था थी। यहाँ पे पहले के अंदर पहला स्टेट्स जो है वो कितना 300 प्रतिनिधि होंगे और दूसरे स्टेट्स के भी 300 प्रतिनिधि होंगे। और ये लोग जो है मतदान करेंगे और मतदान करने के बाद ये किसको? लुई 16वां जो है वो कोई प्रस्ताव रखेगा। यानी लुई 16वां अपना प्रस्ताव रखने के लिए पहले उसको जैसे यहाँ जाके मतदान करना होगा, बहुमत मिलेगा, उस बहुमत के आधार पर वो जनता तीसरे